हेलो एवरीवन। अब हमने जो लास्ट क्लास में छोड़ा था आगे हम उसके पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले आप रब क्यों करते हो। तो मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करता है वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका नेचर कैसा होता है, बेसिक हमने पढ़ा था। और इसे रब क्यों करते हैं, क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन जो लैब में रखा होता है और एयर में भी ऑक्सीजन होता है, तो जो मैग्नीशियम रिबन की अपर लेयर होती है, मान लो मैग्नीशियम रिबन है, उसकी जो अपर लेयर है उसके पास एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके आसपास एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो अपर लेयर माइल्डली हल्की फुल्की ऑक्सीजन एयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, एक ऐश की लेयर जम जाती है। और अगर आप ऐश को जलाने की कोशिश करोगे तो वो बर्न करने में प्रॉब्लम आएगी, मतलब कि वो जलेगी ही नहीं। तो इसीलिए हम सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को पहले क्लीन करते हैं और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हटाते हैं ताकि आसानी से हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। और क्या पढ़ा था हमने, कॉपर सल्फेट एंड आयरन का रिएक्शन पढ़ा था कि जो कॉपर सल्फेट है वो मतलब वो वीक होता है आयरन से। तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना लेता है जो कि ग्रीनिश कलर का होता है। तो ये कॉपर सल्फेट पहले ब्लू था, जब मैंने इसमें आयरन डाला तो आयरन ने कॉपर को हटा दिया और वो सल्फेट के साथ जाके जुड़ गया, तो ये ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन गया। और जो भी कॉपर था इस सोल्यूशन में वो जाके डिपॉजिट हो गया इस आयरन की नेल पर। ये सब केमिकल चेंज के एग्जाम्पल है। उसके बाद आगे हमने पढ़ा था कि जब हमने विनेगर और बेकिंग सोडा को आपस में मिलाया तो हमारा क्या बना, कुछ सॉल्ट्स बने थे और प्लस में CO2 बना था। ओके, ये एसिड बेस का रिएक्शन है। विनेगर एक एसिड है, बेकिंग सोडा एक बेस है। तो एसिड और बेस के साथ न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन होता है। फिर हमारा क्या निकला था, CO2 निकला था। अब ये CO2 जाके इस टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा होता है। इस टेस्ट ट्यूब में मेरा क्या था, लाइम वाटर। लाइम वाटर का CO2 के साथ ये रिएक्शन होता है कि लाइम वाटर जो CO2 के साथ जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो कि मिल्की कलर का होता है। इसका तो फिर इसका कलर कन्वर्ट हो जाता है मिल्की कलर में। तो ये भी एक केमिकल चेंज का रिएक्शन है। फिर हमने पढ़ा था कि केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं। ओके, उसे हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद हमने केमिकल चेंज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि उससे हीट निकलती है, लाइट निकलती है और अदर रेडिएशन भी निकल सकती है, साउंड भी निकल सकती है, स्मेल भी आ सकती है और कलर भी चेंज हो सकता है और गैस भी इवॉल्व हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल, अब देखते हैं यहाँ पे और कौन कौन से एग्जाम्पल है केमिकल चेंज की। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क, जब भी आप पटाखे छोड़ते हो वो भी एक केमिकल चेंज का पार्ट है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन, उस वहां पे भी केमिकल रिएक्शन होता है। सी, यहाँ पे क्या, वहां पे क्या क्या चेंजेस देखने को मिलती है, हीट निकलती है, लाइट निकलती है और साउंड भी निकलती है और अनप्लीजेंट सी गैसेस भी निकलती हैं। तो सेम हमारा जो जो केमिकल चेंजेस में चेंज आ रहे हैं वो भी जब पटाखे छोड़ते हैं उसमें भी आता है, ये भी एक केमिकल चेंज का रिएक्शन है। उसके बाद जो भी हमारा फूड स्पॉइल हो रहा है, व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल इट प्रोड्यूस फॉल स्मेल, शैल वी कॉल इट दिस चेंज केमिकल चेंज। यस, खाना जैसा था बढ़िया था बट वो कुछ टाइम बाद खराब हो गया, अब वो पहले जैसा नहीं रहा, नई चीज बन गई, भले ही बेकार बनी है और उसमें से फॉल स्मेल, गंदी स्मेल भी आ रही है, तो ये भी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। हाँ, इस पैराग्राफ में क्या देखा, यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर ऑफ इट, नॉट कंज्यूम इमिडिएटली। ओके, बोल रहे कि अगर आप एप्पल को काट दो और उसे तुरंत ही ना खाओ तो उसके ऊपर ब्राउन कलर की कवरिंग आ जाती है, तो वही वो एयर के साथ एटमोस्फेयर के साथ रिएक्ट कर जाता है उसकी आउटर लेयर। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। एग्जाम्पल है, इफ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर कट द फ्रेश, वही आपने देखा ही होगा, ये आम बात है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद स्लाइस ऑफ पोटैटो एंड ब्रिंजल, सेम चीज होती है पोटैटो और ब्रिंजल के साथ, अगर आप कट करके उसे खुले में छोड़ दो तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। ओके, नया सब्सटेंस बनता है उसमें।
इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन। आपने सुना होगा अर्थ के ऊपर ओजोन की लेयर होती है, अर्थ के ऊपर ओजोन की लेयर होती है। ये ओजोन की लेयर क्या करती है, सन से आने वाले जितने भी हार्मफुल रेडिएशंस है उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है। और यूवी हार्मफुल यूवी रेडिएशंस और भी हार्मफुल रेडिएशंस है हमें प्रोटेक्ट करती है। होता क्या है देखिए कि अर्थ है, अर्थ के ऊपर ओजोन की लेयर है, सन से आने वाली रेस, हार्मफुल रेस यहाँ से फिल्टर होके आती है, अच्छी रेज अंदर आएंगी और जितनी भी हार्मफुल रेज है वो ऊपर चली जाएंगी या फिर इसके साथ रिएक्ट हो जाएंगी, ठीक है, और ओजोन की लेयर के साथ रिएक्ट कर जाएंगी। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल वो रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, O3। जब भी हार्मफुल रेज ओजोन के साथ रिएक्ट करती हैं तो इसको तोड़ देती हैं, ओजोन को तोड़ देती हैं, किसमें, O2 में। ओके, ओजोन टूट के ऑक्सीजन में बन जाता है। तो ये भी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि पहले O3 था हमारे पास, अब टूटने के बाद नई चीज बन गई। ओजोन और ऑक्सीजन में बहुत बड़ा फर्क है। क्या हम ओजोन में सांस ले सकते हैं, नहीं ले सकते, लेकिन हम ऑक्सीजन में सांस ले सकते हैं, एक नई चीज बन गई। तो ये भी एक केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ओके, एंड लेट्स सी व्हाट इज रिटन हियर, ओजोन ऑब्जर्व दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन। क्या बताया था मैंने, ओजोन ऑब्जर्व कर लेता है इन रेडिएशंस को और टूट जाता है, ब्रेक डाउन कर जाता है ऑक्सीजन में। ओके, ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन, ऑक्सीजन डिफरेंट है ओजोन से। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन इज अ केमिकल चेंज? यस, वी कॉल इट अ केमिकल चेंज। If ultraviolet radiation were not absorbed by ozone, it would reach the earth's surface and cause harm to us and other life form. Ozone act as a natural sheet. तो बोल रहे हैं कि ओजोन अगर नहीं होगा तो सन की हार्मफुल रेज हम तक पहुंच जाएंगी, अर्थ पे पहुंच जाएगी और वो बहुत सारी लाइफ फॉर्म को हार्म करेगी। ओके, बहुत सारी लाइफ फॉर्म को हार्म करेगी। तो इसलिए जो ओजोन है हमारा नेचुरल शील्ड की तरह काम करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल चेंज का पहला एग्जांपल ही हमने रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा था। तो अब रस्टिंग ऑफ आयरन को डिटेल में पढ़ेंगे। लेट अस सी व्हाट इज हियर। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। तो ये रस्टिंग ऑफ आयरन एक ऐसा इफेक्ट है जो कि आयरन की बनी चीजों को खराब करती है, डिटोरिएट करती है। Since iron is used in making bridge, shape, car, truck, bodies, and many other articles, the mandatory loss due to rusting is huge. तो आपने देखा होगा कि आयरन की लगभग बहुत सारी चीजें आयरन से ही बनी होती है। तो अगर आयरन ही खराब होने लग जाएगा तो हमारे लिए तो ये तो नुकसान की बात है। हमें तो आयरन को बचाना है क्योंकि हम आयरन से ही अपना काम निकाल रहे हैं, बहुत सारे यूज कर रहे हैं आयरन को। तो इसलिए आयरन को अगर आयरन में रस्ट लग जाएगा तो हमारे लिए बेकार होगा। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखते हैं कि रस्टिंग के प्रोसेस में होता क्या है। आयरन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आयरन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe से। ओके, Fe में जब रस्टिंग के प्रोसेस में होता है क्या है, आयरन ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, आयरन ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करता है और रस्ट बना लेता है। आयरन को जब ऑक्सीजन मिलेगा और हल्का सा H2O मिलेगा जो कि ह्यूमिडिटी से मिल जाता है उसे, ऑक्सीजन कहाँ से मिल गया, एयर से मिल गया, और वाटर कहाँ से मिल गया, एयर में भी ह्यूमिडिटी होती है, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं तो वहां से मिल जाता है। तो आयरन ऑक्सीजन और वाटर मिलके क्या बना देते हैं, रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला कहता है Fe2O3, Fe2O3। इट्स ओके। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। ओके, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। तो आयरन के साथ जब ऑक्सीजन और वाटर मिलता है तो रस्ट बना लेता है, Fe2O3। फॉर्मूला आप याद रखना, फॉर्मूला ये सब अच्छे से आप रिवाइज करते रहे और याद करते रहे, आगे चल के आपको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा।
For rusting, the presence of both oxygen and water is essential. Rusting के लिए दोनों ही चीजों का होना जरूरी है. In fact, if the content of moisture in the air is huge, which means if it is more humid, rusting become faster. अगर एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो रस्टिंग का प्रोसेस भी बहुत ही ज्यादा होगा. ओके, तो ये तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल की बात होगी, क्योंकि एयर हर जगह है तो आयरन को तो आसानी से रस्ट लग जाएगा. तो इसका प्रिवेंशन बड़ा ही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. तो लेट्स देखते हैं कि हम आयरन को कैसे रस्ट से बचाया जा सके. तो इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस किए गए, बहुत सारे चीजें देखी गई. आयरन के ऊपर पेंट लगाया गया. आयरन को बचाने के लिए देखिए क्या क्या किया गया. आयरन के ऊपर पेंट लगाया गया ताकि एयर से उसका कांटेक्ट, क्योंकि एयर ही हमारे आयरन के लिए बेकार है, तो एयर से कांटेक्ट ही तोड़ दो आयरन का, तो उसमें ना ऑक्सीजन लगेगी ना वाटर मिलेगा उसे, तो रस्ट तो होगा ही नहीं. तो आयरन पे लोग पेंट लगा देते थे या फिर ग्रीस लगा देते थे. ओके, one simply way is to apply paint and grease. But paint, इससे हम आयरन को बचा सकते थे, बट ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी बचाव है, क्योंकि जो पेंट और ग्रीस है वो कुछ दिनों के बाद उतर जाता था आसानी से. तो ये हमारे लिए एक मतलब कि फिक्स नहीं था हमारे लिए. तो हमने और भी चीजें ढूंढी, और भी नए तरीके ढूंढे. तो फिर उसके बाद अनदर वे आया. अनदर वे इज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम एंड जिंक. तो जो मेटल की लेयर है वो बहुत ही समय तक आयरन को पकड़ के रख सकती है, तो इसलिए नया आइडिया आया गया कि हम मेटल की कोटिंग कर दे, क्रोमियम और जिंक की. ये आयरन है, आयरन के ऊपर ही हम मेटल की पतली सी प्लेटिंग कर दे, कोटिंग कर दे, तो इससे हम आयरन को लंबे समय तक बचा सकते हैं. ये जो कोटिंग है मेटल की, वो एयर से आयरन का कांटेक्ट तोड़ देगी और रस्टिंग से हम बचा सकते हैं. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? This process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. Very important. एग्जाम में आ जाता है. This process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. The iron pipe we use in our house to carry water are galvanized to prevent rusting. जो हमारे घरों में जमीनों के अंदर से आयरन की पाइपलाइंस होती हैं, वो ऑलरेडी गैल्वेनाइज्ड होती हैं ताकि उनमें रस्ट ना लगे. अब आप सोच रहे होंगे कि जमीन में एयर कहां से आ गया, बट प्रेजेंट होती है जमीन के अंदर भी, सॉइल के अंदर एयर प्रेजेंट होती है और मॉइस्चर तो होता ही है. तो इससे हमारा आयरन की पाइप में रस्ट लगने का डर होता था, तो उसे ऑलरेडी गैल्वेनाइज करके हम आसानी से पाइप लगा के आपके घरों में आसानी से पानी पहुंचाया गया. ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि आयरन के रस्टिंग के प्रोसेस किन किन तरीकों से ज्यादा हो सकता है. पहला है कि ह्यूमिडिटी बढ़ा दो तो आपका रस्टिंग बढ़ जाएगा. दूसरा है कि कोस्टली एरिया में, क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आपके बुक में भी है कि कोस्टली एरिया में भी रस्टिंग का प्रोसेस हाई हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि जो कोस्टली एरिया है, जो समुद्री एरिया है, वहां के पानी में बहुत सारे मेटल्स होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं. तो ये आयंस ही रस्टिंग के प्रोसेस को बहुत तेज कर देते हैं, इसलिए कोस्टली एरिया में रस्टिंग का प्रोसेस फास्ट होता है. देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है. सॉरी, you know that ships are made of iron and part of them remain underwater on the part above the water. Also water drop keep clinging to the ship's outer surface. Moreover, the water of the sea contain many salts. The salt water makes the process of rusting formation faster. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन देखिए लिखा हुआ है, द सॉल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग फॉर्मेशन फास्टर. क्यों? क्योंकि वहां पे आयंस ज्यादा होता है और आयंस रस्टिंग के प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं.
Therefore ships suffer a lot of damage and rust. तो जो भी समुद्री एरिया में शिप्स होते थे उनमें बहुत ही तेजी से जंग लग जाता था, तो क्या हम वहां पे पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ग्रीस भी वहां, क्योंकि लगातार पानी उसको टच कर रहा है बार बार शिप को, तो फिर वो बार बार सरफेस को कुछ कुछ टाइम तक ही सरफेस, आउटर सरफेस रह पाती थी, कुछ टाइम बाद घिस जाती थी वाटर से। तो इसलिए वहां पे भी गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस इतना यूज नहीं होता, तो इसलिए उसके लिए हम जो शिप का जिस चीज से बना है उसी को चेंज कर देते हैं, हम उसमें स्टेनलेस स्टील डाल देते हैं, उसमें जंग नहीं लगता है, स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, ये मिक्सचर्स ऑफ मेटल का बना होता है जिसमें जंग नहीं लगता। Stainless steel is made by mixing iron with carbon and metals like chromium and nickel. ये मिक्सचर ऑफ मेटल आयरन के साथ और भी मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है। इट डज नॉट रस्ट, और इसमें रस्ट नहीं लगती। ओके, from rusting in spite of being painted so much so that the friction of, वही कि अगर हम पेंट करेंगे तो बार बार वो चीज हटती रहेगी और पैसा ज्यादा लगेगा, तो इसलिए हम वहां पे स्टेनलेस स्टील का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, रीड करते हैं। In class 6 you have learned that salt can be obtained by evaporation of sea water. The salt obtained in this manner is not pure and the shape of its crystal cannot be seen clearly. However, large crystal of pure substance can be formed their solution. The process is called crystallization. बेसिकली जो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है वो प्यूरिफिकेशन के काम आता है। जो भी हमारा मटेरियल है उसको और भी प्योर बनाना है तो उसका क्रिस्टलाइजेशन कर दो। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन को आपको उबाल के इतना ज्यादा हीट कर दे कि उसमें से पानी इवेपोरेट हो जाए और जो हमारा मटेरियल बचे वो क्रिस्टल्स बचते हैं। हाँ, a large crystal of pure substance can be formed from their solution. The process is called crystallization. It is an example of physical change. Very important. Crystallization is an example of physical change. Okay? क्योंकि हमने पानी में चीजें उबाली ही हैं, उसमें कोई हमारा नई चीज नहीं बनी है। जो भी मेरा सॉल्ट है, सॉल्ट को मैंने पानी में उबाला है तो उससे मेरा सॉल्ट और पानी से मिलके कोई नई चीज नहीं बनी है। सॉल्ट अपनी जगह है और पानी अपनी जगह, बस वो एक साथ आ गए। तो क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। एक्टिविटी पढ़ते, एक्टिविटी में क्या दे रखा है, टेक अ कप ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है, देखते हैं कैसे किया है। एक बीकर लेना है, बीकर कुछ ऐसा दिखता है, इस पे रीडिंग्स होती हैं। बीकर लेना है, बीकर के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। डाइल्यूट का मतलब कि वो पानी के साथ मिला हुआ है, स्ट्रॉन्ग प्योर एसिड नहीं है, उसके अंदर पानी मिला हुआ है और डाइल्यूटेड है। तो हमने इसके अंदर DIL डाइल्यूटेड H2SO4 ऐड किया, और देखते हैं और क्या ऐड किया। हीट द वाटर व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग एंड ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर। उसके बाद इसको बॉइल करना है, इस सोल्यूशन को बॉइल करना है। ओके, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको हमें बॉइल करना है। बॉइल करते करते हमें क्या उसमें ऐड करना है, कॉपर सल्फेट का पाउडर। इसके अंदर हमें ऐड करना है कॉपर सल्फेट CuSO4। इसके अंदर हमें कॉपर सल्फेट का पाउडर ऐड करना है। ओके, फिर देखते क्या है, एंड स्टिर इट स्लोली। इसको गर्म करते करते इसको धीरे धीरे स्टिर भी करना है, इसे हिलाते भी रहना है।
continue adding copper sulfate powder till no more powder can be dissolved. और कॉपर सल्फेट का पाउडर जब तक डालना है जब तक कि उसमें और भी ज्यादा कॉपर सल्फेट और भी डिसॉल्व ना हो सके, मतलब उसके सैचुरेट होने तक हमें उसके अंदर कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है। उसके बाद जब एक एंड पॉइंट आ जाए तो फिर फिल्टर द सॉल्यूशन। उसके बाद जो हमने बीकर बनाया, ओके, डालने के बाद उस जो भी एंड पॉइंट आ जाएगा, जब और भी ज्यादा कॉपर सल्फेट डिसॉल्व नहीं हो जाएगा, हमें रुक जाना है और फिर उसको फिल्टर कर लेना है फिल्टर पेपर के सॉल्यूशन से, फिल्टर पेपर से, सॉरी, ओके। और फिर अलाउ इट टू कूल। उसके बाद हमने फिल्टर करने के बाद जो भी हमारा फिल्ट्रेट आया है उसे कूल करना है। लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कैन यू सी द क्रिस्टल। उसके बाद हम जो हमारा फिल्टर करके आएगा ना, उसके नीचे छोटे 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 कॉपर सल्फेट के जो हमने पाउडर फॉर्म में डाला था उसके क्रिस्टल्स बन गए होंगे, उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन गए होंगे सोल्यूशन में। और इसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। और ये एक फिजिकल चेंज है, इसे याद रखना, ओके। तो यहीं पे होता है हमारा चैप्टर खत्म। हमने केमिकल चेंज पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शंस आपको बता दिए क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ लिया, गैल्वेनाइजेशन पढ़ लिया, फिजिकल चेंज क्या होता है वो भी पढ़ लिया। इसमें कोई भी नई चीज नहीं बनती है और बस उसमें शेप साइज यही सब चेंज होता है। और रस्टिंग भी पढ़ लिया हमने डिटेल में। अब कल हम इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर, ओके। So have a nice day. Goodbye.